गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट जो लॉस लोगों को हो रहा है, इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो डाउन है बिकॉज ऑफ दिस बियर फेज ऑफ द मार्केट्स गोइंग फ्रॉम आई थिंक व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प केम इनटू द पावर। और ये जो टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, यूएस चाइना के ऊपर लगाता है, चाइना यूएस के ऊपर लगाता है, और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बुरी तरह से हो रहा है। आज भी इंडियन इक्विटी में कुछ 3.24% का नॉक देखा गया। बैंक निफ्टी डाउन था, सारे इंडाइसेस डाउन थे ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ द मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ 1500 पॉइंट्स की डीरेलिंग थी। आप अगर देखोगे आईटी इंडेक्स जो हमारे ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है 40% डाउन है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। ऑटो इंडेक्स आप देखो, आप इंडिया के बहुत सारे बाकी भी इंडेक्सेस देखो, बैंकिंग फाइनेंशियल्स देखो, सारे इंडेक्सेस आज क्रिटिकली डाउन थे क्योंकि फ्राइडे को यूएस स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह से हाल था स्टॉक का। स्पेशली नैस्डैक गिरा था 5.5-6% की तरफ से, यूएस डाउ जोन्स गिरा था 6% के अप्रॉक्सीमेटली लेवल की तरफ से, और रसेल 200 और S&P 500 ऑल वेयर डाउन। एंड ऑल दिस इज शॉक वेव्स इज कमिंग फ्रॉम द यूएस। जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो न्यू टैरिफ अनाउंस की है सारे देशों के ऊपर, एक अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट में छाया हुआ है। और इसके तहत चाइना ने भी एक नया एक्स्ट्रा तारीफ यूएस के ऊपर लगा दिया 34% का। दैट इज़ ऑल्सो टेकन अ वेरी बैक सेट बाय द मार्केट्स। बिकॉज आपको एक बात समझनी होगी कि मार्केट जो होता है वो चीज़ों को बहुत पहले ही डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। मार्केट जो एक अनसर्टन वेव ऑफ उसकी रैली दे देता है जब उसको एनी न्यूज़ पता चलती है। स्टॉक मार्केट उस छोटे बच्चे की तरह होता है कि जो थोड़ी सी थप्पड़ लगा दे तो नीचे की तरफ गिरने में टाइम ही नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिनों में जो भी स्टॉक मार्केट में एक रैम्पिड सेलिंग देखी गई है स्पेशली यूएस इक्विटीज़ में, वो दर्शाती है कि स्टॉक मार्केट डरा हुआ है कि आगे जाके अगर रिसेशन का फेलियर्स, रिसेशंस आ गया यूएस में, सो कंज्यूमरी स्पेंड्स यूएस में कम हो जाएंगे और जिसके इम्पैक्ट जो पूरे मार्केट के सिनारियो के ऊपर चला रहा है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या अनसर्टेनिटी मेजरली है, क्या इसके इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, और एज ए इन्वेस्टर हमें इस चीज़ को कैसे डील करना है। ऑब्वियसली देर आर मेनी न्यू इन्वेस्टर केम आफ्टर द कोविड एंड दे आर इन पैनिक मोड एज यू कैन सी, बिकॉज आज स्टॉक मार्केट खुला ही कुछ निफ्टी खुला ही कुछ 1200-1300 पॉइंट के ऊपर था, वहाँ से रैली देखी गई, फिर नीचे गया और फिर ऊपर आया एट द एंड ऑफ द डे। और इंडिया में जो 2 रुपये के प्राइस हाइक्स हुए हैं एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जिसके तहत फिर मार्केट ने उसको एक नॉक लिया। तो हम सारी चीज़ों को थोड़ा कवर करेंगे। स्पेशली हम यूएस की तरफ पहले शुरुआत करते हैं। तो यूएस में जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रेसिप्रोकेटल टैरिफ लगाए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, और उसकी जो लागत है वो 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसके तहत चाइना में 34% का टैरिफ लगाया, इंडिया के ऊपर 26%, जापान 24% है, आई थिंक यूके के ऊपर 10% है, यूएई के ऊपर 10% है, यूरोप के ऊपर कुछ 20% का असर है। तो इन सारी जगह पे पूरे दुनिया में ये टैरिफ लगाने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक दूसरे से ये जो फ्री ट्रेड वॉर चलता था उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। आप अगर इन डिटेल देखोगे तो यूएस की जो इकोनॉमी है 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश अगर कोई हो तो वो यूएस है। यूएस लगभग एक साल में $80 ट्रिलियन का कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और उनकी इकोनॉमी 35 ट्रिलियंस की है। आउट ऑफ मुझे लगता है कि 3 ट्रिलियन का वो लगभग इंपोर्ट करते हैं हर साल। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यूएस इकोनॉमी को बाईपास करके ग्लोबल इकोनॉमी चल नहीं सकती है, क्योंकि अगर विश्व की जीडीपी है तो उसका 20-30% जो हिस्सा है वो यूएस में चला जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरे दुनिया में से 30% लगभग का कंज्यूमर जो है वो यूएस में बैठा हुआ है, जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। अगर चाइना हो, यूरोप हो, ये सारी जो लोग बनाते हैं उसका सबसे बड़ा कंज्यूमरी स्पेस जो है, जो खरीदार जो है वो यूएस में बैठा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो टैरिफ लगाने का पीछे का उद्देश्य वही था कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो भी चीज़ यूएस में बनती है और वो अगर बाहर की चीज़ों में, बाहर के देशों पर एक्सपोर्ट होती है, तो यूएस के गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लोगों ने लगाया है। यूरोपियन यूनियन ने, यूके, एशिया, चाइना, इंडिया, ऑल दिस कंट्रीज ने लगाया है। लेकिन अगर इंडिया की कोई चीज़ इंडिया में बन के यूएस में जाती है तो उसके ऊपर बहुत कम तारीफ है। तो डोनाल्ड ट्रम्प उस चीज़ को कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है, कि हम जब कोई चीज़ आपके यहाँ बेचते हैं तो आपका जो टैक्सेस है या टैरिफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी चीज़ यहाँ आती है तो टैरिफ कम है। तो इसीलिए हमने उसको रेसिप्रोकेट किया और उस चीज़ को एडजस्ट किया।
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं या इंडिया में जो ऑटो बनते हैं वो जब यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं तो लगभग 52% की ड्यूटी तो सॉरी इंडिया में जो यूएस में जब माल बिकता है तो वहाँ पर टैरिफ कम है, लेकिन अगर कोई यूएस की चीज़ इंडिया में जाएगी तो वहाँ पर हार्ली डेविडसन जैसी बाइक हो उसको अगर इंडिया में सेल करना है तो 52% का टैरिफ है। आप समझो यूएस की हार्ली डेविडसन इंडिया में सेल हो रही है तो वहाँ पर 52% का टैरिफ है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगर कार बनाई या टाटा मोटर्स की जगुआर है उसको अगर सेल करना है यूएस में तो उसके ऊपर टैरिफ कुछ 10% का है। तो ये जो डिफिसिट है वो बहुत बड़ा है, जिसको क्लोज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसके ऊपर 26% का टैरिफ लगेगा। इस चीज़ से वो चाहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। मतलब अगर बाहर की कोई कंपनी यूएस में माल बेचना चाहती है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जो कंपनी है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में लगाए, जिसके चलते यूएस के जीडीपी में वो चीज़ ऐड हो, यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और यूएस में जो एक ट्रेड डेफिसिट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारे देशों ने अभी तक यूएस का फ़ायदा उठाया और यूएस से पैसा विड्रॉ करके आपका प्रॉफिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को थोड़ा सा इजी में समझते हैं। चाइना में अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई टॉयज़ की फैक्ट्री लगा रहा है और उस चीज़ को अगर $10 में बना के 50 या $200 में यूएस में बेच रहा है तो बहुत ज़्यादा जो मार्जिन है यूएस में अगर आप कोई चीज़ बेचोगे तो वहाँ पर उतना ख़रीदार है और उस चीज़ का मार्जिन जो है वो ज़्यादा चाइना को मिलता है, प्रॉफिट चाइना की तरफ जाता है। लेकिन अगर यूएस में कोई चीज़ बन के चाइना में चली जा रही है तो इन लोगों को, कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। वैसे भी जो गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक, अमेज़ॉन है, ये सारी चीज़ें तो चाइना में बैन है। तो यूएस में जो सबसे बड़ी कंपनीज है वो चाइना में बैन है और चाइना और यूएस में लगभग $400 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा होता है साल में। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज डील। इंडिया लगभग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ $70 बिलियन का बिजनेस इन दोनों कंट्रियों में होता है। तो चाइना और यूएस चाइना और इंडिया एक तरफ है, चाइना और यूएस एक तरफ है और यूएस और चाइना एक तरफ है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 67% का तारीफ आपके यहाँ अभी भी लगता है, मतलब चाइनीज़ गुड्स को अगर यूएस में आना है तो कम तारीफ है, लेकिन यूएस चीज़ को अगर चाइना में जाना है तो तारीफ बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकेटिंग तारीफ लगाया। लेकिन चाइना तो चाइना है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 20-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उन्होंने भी 34% का तारीफ लगाया, जिसके चलते एक थोड़ा सा हेवॉक स्टॉक मार्केट में हुआ। क्योंकि अगर सारी कंट्री इस रेसिप्रोकेटिंग तारीफ का एड्रेस करने के लिए और एक तारीफ इसके ऊपर लगाया जाए तो ये न्यूक्लियर वॉर जैसे होता है वो एक ट्रेड वॉर बन जाएगा, और ट्रेड वॉर बन जाने की वजह से दुनिया कनेक्टेड है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा। आप अगर देखोगे, अगर मान लो कि कोई सऊदी अरेबिया में कोई अगर ऑयल का फैक्ट्री लगा रहा है तो कुछ प्लांट चाइना में बनेंगे, कुछ प्लांट यूएस में बनेंगे, वो प्लांट कई यूके में असेंबल हो गए, बाद में यूके में असेंबल होके फिर वो सऊदी जाएंगे। तो उनसे होगा क्या, अगर एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा तारीफ लगाने शुरू कर दे तो जब तक वो एंड यूज़र के पास वो जो प्रोजेक्ट पहुंचेगा या उसकी कॉस्टिंग पहुंचेगी तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ को करना वायबल नहीं होगा सऊदी अरेबिया में, बिकॉज अगर उसमें ऑयल का प्रोडक्शन भी करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप एक दूसरे की कंट्री के ऊपर तारीफ लगा दोगे तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ऐसा जो वॉर हमने देखा था, मतलब एक फाइनेंशियल क्राइसिस, होम फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, जब तक मार्केट उस पैमाने पे गिरे थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो लगभग $6 ट्रिलियन की उनका जो उनको जो लगता है, लेकिन $8 ट्रिलियन वो कंज्यूम करता है। मतलब आप देखो, एक घर होता है जिस घर के इनकम जो है वो $6 ट्रिलियन की है, लेकिन एक्सपेंस जो है $8 ट्रिलियन का है। तो यूएस का जो इनकम है वो $6 ट्रिलियन का है, लेकिन उनका जो एक्सपेंस जो है वो $8 ट्रिलियन का है। तो $2 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी में डेथ है। तो हो ऐसे रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, हर साल 2 ट्रिलियन ऐड होते होते यूएस का जो कर्जा है वो लगभग $36 ट्रिलियन का बन चुका है। तो $36 ट्रिलियन का डेट यूएस के ऊपर है। उस डेट हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है और 2 ट्रिलियन उसमें ऐड ही होते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस 2 ट्रिलियन को कैसे कम करें, उसके ऊपर उनका ध्यान है। तो उनका कहना है कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डॉज
किया जो इलॉन मस्क कर रहे हैं, उनके थ्रू उनका कहना है कि हम 400-500 बिलियन डॉलर जो है, या सॉरी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ऐड करेंगे। मतलब वो लोगों को हटाएंगे, थोड़ा सा ऑपरेशनल इफिशिएंसी लाएंगे, जो इलॉन मस्क अपने ट्वीट्स में कहता है। इलॉन मस्क अपने बहुत सारे सेमिनार्स में कहता है कि हम डिपार्टमेंट में इफिशिएंसी लाने की बात कर रहे हैं। इफिशिएंसी लाने की बात कर रहे हैं मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग डॉलर का जो जा रहा है उसको वो रोक रहे हैं, जिसके थ्रू वो $1 ट्रिलियन बचा सकेंगे। यूक्रेन में उन्होंने एड्स देना बंद कर दिया, जो हेल्प वो प्रोवाइड करते थे, डिफेंस की हो या बहुत सारी चीज़ों की हो, वॉर को वो बंद कर दिया। वहाँ से $200-300 बिलियन आएंगे। और जो तारीफ है वो $50 बिलियन का अभी का तारीफ है, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल तारीफ लगाने के बाद वो $50 बिलियन का जो तारीफ है वो $500 बिलियन तक हो जाएगा। तो वहाँ से 500 बिलियन आ जाएंगे, यूक्रेन रशिया के इससे 300 बिलियन आ जाएंगे, और 1 ट्रिलियन ये जो डॉज कर रहा है, इस सारे कैलकुलेशन से उनको लगता है कि वो $2 ट्रिलियन उससे बचा पाएंगे। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस हो जाएगा, और वो मैनेज करना डोनाल्ड ट्रंप को आसान रहेगा। और दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप अभी कभी यूएस के प्रेसिडेंट आगे मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं बन पाएंगे, बिकॉज दिस इज द सेकेंड टर्म, और यूएस रेगुलेशन में कोई भी बंदा दो टाइम ही प्राइम मिनिस्टर उसका प्रेसिडेंट बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक छाप छोड़ना चाहते हैं, आगे जाके वो इस कंट्री के ऊपर ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट था, उसने ऐसा काम किया, वैसा काम किया। लेकिन इस चीज़ की वजह से हो क्या रहा है कि Donald Trump is thinking for the long term for the US economy, and then what he wanted to do and give the income tax cut, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स का कट, लोगों के इनकम टैक्स को कट देना वो चाहते हैं, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, उनके पास पैसा बचेगा तो वही पैसा वो लोगों को बांटना चाहते हैं। तो फॉर हिज कंट्री एंड द US थिंग्स that is good if you look from the prima facie, but if you look into the detail, is like because of all these things, what will happen is if you put a lot of tariff on a lot of other countries, whatever the products that is coming inside of the US from the outside. For example, मैं एक एनालिसिस करता हूँ कि नाइकी के जो शूज़ बनते हैं, 95% ऑफ नाइकी के शूज़ आउटसाइड ऑफ द US बनते हैं, जिसमें से 45% वियतनाम में बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ता है। तो एक महीने की लेबर की जो सैलरी है वो $300 की मान लो होती है, लेकिन मिनिमम वेज जो यूएस में है उसमें सिर्फ 2 दिन का ही हो पाएगा। मतलब अगर मान लो कि वियतनाम में जो नाइकी अपने शूज़ को वहाँ पर बनवाता था $300 पर मंथ एक लेबर को देके, अगर वो यूएस में शिफ्ट हो जाएगा तो यूएस में वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो 2 ही दिन का मिनिमम वेज उसमें $300 में आता है। तो इसीलिए टू प्रोड्यूस एनी गुड्स इन यूएस विल बिकम अ वेरी हाई कॉस्ट, एंड व्हेन इट बिकम्स अ हाई कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कंपनी बनाएगी नाइकी जैसी, वो पास ऑन करेगी कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन है? मैं और आप जैसे लोग हैं यूएस सिटीजन, उनको वो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंपनी पास ऑन करेगी कंज्यूमर के पास, इसीलिए वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने की शंका है। अगर मान लो कि बाहर का माल अगर यूएस में नहीं आ रहा है चीपली, अभी चाइना से बहुत सारी चीज़ें चीपली आती है, इसीलिए वो कंज्यूमर सर्वाइव करता है। लेकिन आप अगर टैरिफ लगाओगे तो इसका प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ जाएगा तो ये जो फेड है वो अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि फेड का मेन काम ही होता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, प्राइस की स्टेबिलिटी आ जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन वो फेड अपनी अपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगा, इसलिए लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी। लिक्विडिटी नहीं आएगी तो मॉर्गेज जो है वहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोग जीते हैं, और इन्फ्लेशन अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट हाई रहा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक द लोन फ्रॉम द कंपनी एंड टू बिल्ड द बिजनेसेस ऑन। तो इसीलिए वहाँ पर कहा जा रहा है कि रिसेशन बनने की संभावना है, इन्फ्लेशन हाई होगा, महंगाई अगर वहाँ पर हाई हो गई और लोगों का जो इनकम है वो अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा वहाँ पर, तो वहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर ऑफ द यूएस सिटीज़न है वो कम हो जाएगी। जैसे ही वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पावर कम हो जाएगी, आईटी जैसी इंडस्ट्री जो है, तो इंडिया की जो अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो बहुत बड़ी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी आईटी से आता है, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आईटी के जो एंड यूजर्स हैं वो यूएस में बैठे हुए हैं। आप अगर इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, इनको अभी भी जो धंधा है, मेजॉरिटी ऑफ द आईटी 25-30% 40% बिजनेस कम्स फ्रॉम द यूएस। तो अगर यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर कम हो गई उन लोगों की, तो वो लोग ये आईटी के सर्विसेज क्यों लेंगे, क्यों आईटी बूम करेगा? क्योंकि उनके पास ही पैसा नहीं है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पावर कम हो गई है, तो वो आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो जिसके तहत आईटी में प्रॉब्लम होगी अर्निंग्स की। जैसे ही आईटी के अर्निंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है, और जिसकी वजह से वहाँ जो हाई पी थे, स्पेशली मिड कैप आईटी में, परसिस्टेंट सिस्टम्स हो, नियोजन सॉफ्टवेयर हो, एलटीटीएस हो, एलटीआईएम हो, इन सारे स्टॉक को इसीलिए ठोका गया है क्योंकि वहाँ पर जो आपके वैल्यूएशन थे 50 का पी था, वो अर्निंग की विजिबिलिटी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर ये तारीफ
वही एक्टिवेट रहते हैं तो यूएस में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्पेंडिंग कम हो जाएगी और जिसके तहत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आप मानते हो कि इनकम टैक्स रेट कट होगा, लेकिन इनकम टैक्स कट उन्हीं लोगों को बेनिफिशियल है जिनकी सैलरी जो है 150,000 पर मंथ से ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा उसका बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो जनता है, उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम ही है। तो ये दो धाई तलवार है, इसको गेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ना मेरे लिए ना किसी के लिए भी। किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना कि इसके इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे हम थोड़ा गेस ही कर सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, इस चीज़ की वजह से एक तो श्योर है, अगर तारीफ बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कंटिन्यू रहा तो यूएस में इन्फ्लेशन रहेगा, फेड इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेगा और जिसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी जो फ्लो आना था मार्केट में वो नहीं आएगा, फ्लो रुक जाएगा। और आप समझ लो कि 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो जो भी कंपनी है वो दिनों रात ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है, टाटा मोटर जैसी, कि मैं एक प्लांट अपना यूएस में सेटअप करूँगा 2-3 साल तक और मुझे पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद वो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो बोलेगा कि मुझे इस तारीफ की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल चेंज इन फास्ट। सो जो कॉस्ट, जो पैसे इन्वेस्ट वो टाटा मोटर वहाँ पर करेगी, उसको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो टाटा मोटर भी ये सारी चीज़ जानती है, तो इसीलिए रिलेटिव टर्म में उसके अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएगी। अभी भी 10-12% का रेवेन्यू जगुआर जो उन्होंने एक ब्रांड खरीदा है उनका यूएस में जाता है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। और जैसे ही, इसीलिए आपने देखा हो कि नास्डैक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, डाउ जोन्स में गिरावट आ गई है और बहुत तेज़ी से ये मामला फिसल रहा है। आपने अगर देखा होगा कि एशियन मार्केट बहुत बुरी तरह से आज पीटे थे, यूरोपियन मार्केट में वैसे भी ग्रोथ नहीं थी तो वहाँ पर वैसे भी जीडीपी के लाले लगे हुए थे, वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कोई विड्रॉल का साइन नहीं आता है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी serious thing. Don't think that it's like the same other breakages which has happened in 2022 and 2020 कि वहाँ पर क्या मार्केट गिरा और मार्केट ऊपर से आया, बम हुआ, क्योंकि जैसे जैसे कोविड की संख्या कम होने लगी लोगों को विश्वास हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला। लेकिन ये ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है। मान लो कि चाइना और यूएस ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 इकोनॉमीज़ है और इन दोनों कंट्री में अगर वॉर चला रहा तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो कि $60 ट्रिलियन की इकोनॉमीज़ अगर एक दूसरे के झगड़ने में लग गई तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आप अफ्रीका में चले जाओ, बहुत सारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ है। अगर चाइना को भी प्रॉफिट और पैसे नहीं मिल रहे तो वो लोग अफ्रीका में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अफ्रीका में प्रॉब्लम आएगी। यूरोप में चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, एशिया में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स आएगी। और बहुत सारी चीज़ें घूम फिर के चाइना से सस्ती चीज़ों में चली जाती है, तो बहुत सारे ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस आएंगे। और अगर इंडिया सोचता है, मैं बहुत सारे ट्वीट पढ़ता हूँ कि लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारे तो कंज्यूमर इकोनॉमी है एंड ऑल दैट, बट असर पड़ता है। बिकॉज अगर मान लो कि हमारे मोदी जी दोस्त है, यूएस ने कहा है कि चलो कल से आपका टैरिफ 0, लेकिन यूएस और चाइना का टैरिफ चलता रहे, लेकिन इसकी वजह से होगा क्या कि चाइना जो माल बना के रखेगा वो कहाँ डंप करेगा, वो इंडिया में डंप करने शुरू कर देगा, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इस डंप को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोलेगी कि चाइना का टैरिफ हम बढ़ा देते हैं, तो चाइना का टैरिफ अगर बढ़ा देते हैं तो चाइना किसी यूरोप के पास चला जाएगा, बोलेगा कि बॉस this is what the India is doing and we will try and replicate in the other way to stop India from doing this. So ये सारी चीज़ें बोलना बहुत आसान है कि भाई यूएस और इंडिया में भाई सुलह हो जाए और तारीफ कम हो जाए एंड ऑल दैट, तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बिकॉज it has to sort it with the US and China because they are the biggest economies and they have a supply chain disruption problem going forward. अगर ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ अगर ये सुलह नहीं करती है, तारीफ वापस नहीं लेते एक दूसरे से, so I think this is going to a problem is going to stay in a near term and that will have a negative impact on our stock market. तो इस चक्कर में हमारे जैसे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? It is very important to look to your portfolio and if you have any stocks which has a lot of exposure to the US markets or US things, then you should, अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को कट करना शुरू कर दो, बिकॉज इंपॉर्टेंट इज देर इज़ नो गारंटी दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून एंड यू माइट फेस द प्रॉब्लम्स फॉर दैट। अगर कोई आपके स्टॉक इंडिया के कंज्यूमर स्टोरीज के ऊपर है, जैसे कंज्यूमर स्पेस के आज के स्टॉक अगर देखो वहाँ पर 1-2% की गिरावट थी, बैंकिंग और फाइनेंशियल जो इंडिया ओरिएंटेड बिजनेसेस है वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो, स्पेशली एनबीएफसी जो घर बनाने वाली कंपनी होगी या घर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज होगी, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। इंडिया में कंज्यूमरी स्पेस में जहाँ पर इनकम टैक्स की कट आई है उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेस के ऊपर पड़ेगा। तो मैं स्टेपल एफएमसीजी नहीं बात कर रहा हूँ, अगर कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में काम करने वाली इंडियन कंपनी है,
एसी बेचने वाली, टीवी बेचने वाली, ये सारी चीज़ें की जो कंपनी है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है, वहाँ पर आप देख सकते हो। एनबीएफसीज को देख सकते हो, बैंक को देख सकते हो आप। बैंक एनबीएफसी उतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं, निफ्टी ज़्यादा गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं गिरा है। रिलेटिव में परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। देयर आर वेरियस सेक्टर्स विच यू कैन हैव अ लुक। फार्मा, you can think about it because there is more exposure to the US. Pharma, IT and auto, this will have a more impact, especially the commercial vehicle case. Agar if you look into this two-wheeler space, then there is a huge scope in India and two-wheeler automobile component. AI related companies in the US, you can have a look into this, think about investing in them because this is a lifetime opportunity. Amazon is down by 35%, Apple is down, Google is down, Microsoft is down, Palantir is down, Tesla is down. All these AI related companies are mostly down at this moment in time. So you can have a look into this and think about investing in them because I think most of the wealth can be driven or make in the bear phase of the market because मार्केट जब टैंक करते हैं 10% 20% वहाँ एक हैवॉक बनता है और इसीलिए आपको इंडिया विक्स या यूएस का विक्स आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी यूएस मार्केट देख रहा था, अभी इस टाइम पे यूएस मार्केट लगभग कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा निगेटिव है, मतलब इतना ज़्यादा टैंक नहीं है। थोड़ा सा टैंक किए, बाद में एक ट्विटर के ऊपर एक रूमर फैला कि 90 डेज तक उसको पोस्टपोन कर रहे टैरिफ को, जिसके चलते मार्केट ऊपर आ गए। लेकिन फिर व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो देन इट इज़ बिन टैंकिंग अगेन। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट लुक्स फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी एंड अवॉइड ऑल दोज फंड मैनेजर्स दैट दे ऑल कीप टेलिंग इज लाइक बाय द डिप, बट इंपॉर्टेंट इज वॉट टू बाय, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट टू टेक इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑलवेज ईजी टू से टू बाय द डिप, बट वॉट बाय टू buy the dip. The market is not that familiar like it was earlier. Those era of 2020 to 2024 has gone. This is the new world order change. This is a new economy. This is everything has been changing from supply chain perspective, and this will have an impact on the margins of the many of companies going forward. अगर इंडिया में IT सेक्टर नहीं चलेगा तो IT सेक्टर्स की जो एम्प्लॉई है, जो एज अ कंज्यूमर बन के वहाँ पे मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते थे कंज्यूमर स्पेस में, दारू पीते थे, कपड़े खरीदते थे, चश्मा खरीदते थे, ऑल दिस थिंग्स दैट विल गो एंड हैम्पर एंड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड जिसके चलते कंज्यूमर स्पेस में भी आगे जाके प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो रिलेटिव सिचुएशन अच्छी है, होपफुली द सिचुएशन इम्प्रूव्स एंड यू शुड हैव अ पेशेंस बिकॉज बड़े पैसे जैसे मैंने कहा है कि बियर मार्केट फेज में ही बनते हैं। अगर किसी ने 20 मार्च 2020 को यूएस में इंडियन इक्विटीज़ में अगर इन्वेस्ट किया होता तो ही उनको जाके वहाँ पर अभी पैसे बनाने की, उन्होंने बहुत सारा अच्छा पैसा वहाँ पर बना लिया। लेकिन अगर इस बियर फेज में आप थोड़े से साइडलाइन रहोगे, वॉचफुल रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइडलाइन रहना, अगर आपके पास कोई नई इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप बिल्कुल डिप्लॉय कर सकते हो and then you can make in your decision, but having patience, ability to withstand this difficult phase, in order to see the gain you need to see the pain also. It is not like the FD where you put your money and everything is fine and well, but you have to see the pain to understand what's the gain, what's the stock market nature is always volatile. It will give you a very sleepless night and all that. इसीलिए ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, MTF अकाउंट, उसको ना लेते हुए अपने पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप शांति से रहोगे। स्टॉक गिरा भी है लेकिन पॉसिबिलिटी दैट इट कैन ऑल्सो गो अप, सो दैट इज ऑल्सो हाई। सो यू नीड टू हैव लुक ऑल these aspects in your mind and then go for the investing. Hope you like my videos. Keep watching, keep tracking this one. If you like this, then please like, share and subscribe, and have a nice day guys. Thank you very much.